नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी सर्कल का 12 जुलाई को जो पेपर कंडक्ट हुआ उसको सॉल्व करवाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पेपर के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन लेवल और सही अप्रोच तीनों समझ आ जाए। अगर आप भी एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। हम हर क्वेश्चन को आसान मेथड से सॉल्व करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी शॉर्टकट भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इनमें से किस पोस्टल सर्कल के अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है? गुजरात का जो हेडक्वार्टर है अहमदाबाद है। गुजरात का हेडक्वार्टर अहमदाबाद है। गुजरात दादरा नगर हवेली का अधिकार क्षेत्र भी रखता है। तमिलनाडु का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये तमिलनाडु और पांडिचेरी दोनों का अधिकार क्षेत्र अपने पास रखता है। केरल का हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम में है। ये केरल और लक्षद्वीप माहे का अधिकार क्षेत्र अपने पास रखता है। तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पोस्टल सर्कल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ पंजाब का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला कैंट हो जाएगा। डाकघरों के कामकाज के सार्वजनिक घंटे इनमें से किस बात को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं? स्थानीय सुविधा, केवल सर्कल प्रमुख का आदेश, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल रेलवे का समय, गलत हो जाएगा। राज्य सरकार का आदेश, गलत हो जाएगा। तो जो राइट आंसर बनेगा स्थानीय सुविधा हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कोई व्यक्ति फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहता है उसे अधिकृत डीलर के जरिए तय फार्म में संबंधित हेड सर्कल के हेड के पास आवेदन करना होगा। ये रॉन्ग हो जाएगा। डीजी के पास करना होगा, है ना। डीजी जो फॉर्म निर्धारित करेंगे उस फॉर्म को भरकर संबंधित सर्कल हेड के पास आवेदन करना होगा। लेटर बॉक्स में डाली गई मशीन फ्रैंक की गई चीज़ों को बिना भुगतान वाली चीज़ें माना जाएगा। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट करने का काम सिर्फ पोस्ट ऑफिस के परिसर में किया जा सकता है। ये गलत है। जहाँ भी सर्विस सेंटर होगा वहाँ अपन करवा सकते हैं। फ्रैंकिंग की सुविधा सिर्फ 10,000 रुपये तक की सीमित है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रैंकिंग आप किसी भी राशि तक की कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, डाक टिकटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पोस्ट ऑफिस कुछ स्टेशनरी आइटम जारी करता है जैसे लिफाफे, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड जिन पर जरूरी स्टैम्प की कीमत पहले से छपी होती है। सत्य बात है। अगर एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी पर जरूरी पोस्टेज उस आइटम पर छपे स्टैम्प की कीमत से ज़्यादा है तो जरूरी कीमत के अतिरिक्त पोस्टेज स्टैम्प लगाकर उस अंतर को पूरा किया जा सकता है। ये भी सत्य हो जाएगा। फिलाटेलिक डाक टिकट संग्रहकर्ता और स्टैम्प इकट्ठा करने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभाग ने देश में कई जगहों पर फिलाटेलिक ब्यूरो बनाए। सत्य बात है। पोस्टेज के भुगतान के लिए रेवेन्यू स्टैम्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। रेवेन्यू स्टैम्प का इस्तेमाल पोस्टेज के लिए नहीं किया जा सकता। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी आर्टिकल पर स्टैम्प कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो स्टैम्प जो पता होता है, पते वाली तरफ का ऊपर का जो दाहिना कोना होता है, एड्रेस साइड राइट हैंड टॉप कॉर्नर, वहाँ पर स्टैम्प लगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। विदेश भेजे जाने वाले सामान या पत्रों के मामले में पता इनमें से किस तरह से लिखा जाना चाहिए? ए ऑप्शन रोमन अक्षर, बिल्कुल सत्य बात है। अरबी अंक में भी लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। डाकघर गाइड के क्लोज 30 के अनुसार किसी आर्टिकल भेजने वाले का पता कहाँ लिखा जाना चाहिए? सेंडर का जो एड्रेस हो जाएगा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीचे बाई ओर का कोना। पिन का क्या मतलब है? पिन का भाई साहब मतलब है पोस्टल इंडेक्स नंबर। जब किराएदार को पोस्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं रहती है तो उसे ताला और चाबी वापस करनी होती है और जमा की गई राशि के उस हिस्से की वापसी की व्यवस्था करनी होती है जो नियमों के अनुसार वापस मिल सकता है। यह प्रक्रिया किस अधिकारी के पास पूरी की जा सकती है? डिवीज़न प्रमुख, रॉन्ग हो जाएगा। सब डिवीज़न प्रमुख, रॉन्ग। सर्कल प्रमुख, रॉन्ग। तो राइट आंसर आ जाएगा अपना पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर को किराए की अवधि खत्म होने के 15 दिन के भीतर ताला और चाबी सौंपना पड़ेगा और अगर ताला चाबी सही दशा में कार्य करेंगे
तब वह उसकी जो जमा की हुई राशि का कुछ भाग या जमा राशि उसको वापस दी जा सकती है। एक पत्र का वजन इनमें से किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडिया पोस्ट साइट। और पीओजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीओजी के हिसाब से वो हो जाएगा 2 kg। दोनों बता दिए मैंने आपको। अगर कोई चिट्ठी बिना डाक शुल्क चुकाए पोस्ट की जाती है, डिलीवरी के समय कितनी रकम ली जाती है? तो भाई साहब बिना चुकाए गए पोस्टेज से दुगनी राशि ली जाएगी। अगर इनसफिशिएंट पेड है तो कमी का दोगुना लिया जाएगा। एक बिना रजिस्टर किए गए पार्सल का वजन इनमें से किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 kg हो जाएगा। 10 kg बीओ के लिए है, 20 kg एसओ और एचओ के लिए है, 35 kg। अब सभी का जो वजन कर दिया 35 kg कर दिया गया है। इनमें से किसे इनलैंड पोस्ट के जरिए नहीं भेजा जा सकता? इंसान और दूसरे जानवर के उद्रांग आदि भेजे जा सकते हैं, प्लेग कल्चर भेजे जा सकते हैं, ऑस्मिक एसिड भी भेजा जा सकता है, पर इसकी जो मात्रा एसिड की जो मात्रा है 2 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विस्फोटक हो जाएगा। इनमें से किन मामलों में किसी आर्टिकल का रजिस्ट्री अनिवार्य? कोई भी बीमित इंश्योर्ड वस्तु बिल्कुल जरूरी है। 4 किलोग्राम से अधिक वजन वाला कोई भी पार्सल हो उसका भी बीमा कर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। किसी ऐसी जगह के लिए भेजा गया पार्सल जिसके लिए कस्टम डिक्लेरेशन की ज़रूरत होती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आरपीएलआई की संपूर्ण जीवन बीमा ग्राम सुरक्षा कितनी अवधि के पश्चात सरेंडर किया जाता है? सरेंडर भाई साहब 3 साल में किया जाएगा। अगर लोन की बात करें CWLA और WLA पॉलिसी में जो लोन 4 साल बाद में मिलता है, 4 साल में लोन मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सरेंडर की बात करी है तो 3 साल बाद हो जाएगा। पीएलआई की बाल जीवन योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, पॉलिसी होल्डर माता पिता की उम्र 60 साल हो, गलत। उम्र 21 से 45 के बीच में होना चाहिए। पॉलिसी होल्डर माता पिता के ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे इसके लिए पात्र है, बिल्कुल सत्य बात है। किसी भी उम्र के बच्चे इसके लिए पात्र है, गलत। बच्चों की जो उम्र होनी चाहिए 5 से 20 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यह स्कीम बच्चों और पॉलिसी होल्डर माता पिता दोनों को लाइफ इंश्योरेंस देती है, ये भी गलत हो जाएगा। ये माता पिता दोनों को लाइफ इंश्योरेंस देने वाली स्कीम जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन डाक जीवन बीमा के लिए योग्य? केंद्र सरकार के कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, राज्य सरकार के कर्मचारी, तो ऑल ऑफ द अबव। सेविंग स्कीम की डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क क्या है जीएसटी को छोड़कर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर जीएसटी के साथ पूछे तब इसका राइट आंसर 59 रुपये हो जाएगा। ITPS यानी कि इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस आर्टिकल के खोने या नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा कितना सीमित होगा? 100 रुपये या सामान के नुकसान या खोने की असल कीमत जो भी कम हो, रॉन्ग। 1000 या सामान के नुकसान या खोने की असल कीमत जो भी कम हो, बिल्कुल सत्य बात होगी। 1000 रुपये और जो वस्तु की असल कीमत है इन दोनों गणना की जाएगी और जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। 10,000 या सामान के नुकसान या खोने की असल कीमत, ये भी गलत हो जाएगा। 1 लाख, ये भी गलत हो जाएगा। डाकघर निर्यात केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देश के हर जिले में मौजूदगी, सही हो जाएगा। डिजिटल कस्टम क्लियरेंस, ये भी सही है। DNK से मैप किए गए विदेशी डाकघर तक सीधे बैगिंग, ये भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का कौन सा सेक्शन डाक द्वारा आधिकारिक डाक सामग्री के प्रेषण के नियमों से संबंधित है? सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जनरल नियम बताए गए हैं। सेक्शन 2 में पत्र और पार्सल की क्या भूमिका रहने वाली है इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 में आधिकारिक डाक सामग्री के बारे में बताया गया है। सेक्शन 4 निषिद्ध आर्टिकल से संबंधित है। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारक द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए डाकघर किस रूप में रसीद जारी करेगा? तो ACG 67 में एक रसीद जारी करेगा। डाक नियमावली खंड 5 के किस नियम में शाखा डाकघर को परिभाषित किया गया?
4 में एएसपी के बारे में बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। आरएमएस के सुप्रिटेंडेंट द्वारा सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव के लिए किस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं? सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव के बारे में पूछे तो आपको ए ऑर्डर लगाना है। सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन को छोड़कर जो भी ऑर्डर जारी किया जाएगा उसे बी ऑर्डर कहेंगे। जब भी कैंप बैग के निपटारे के लिए कोई ऑर्डर जारी किया जाएगा तो उसे हम टीबी ऑर्डर बोल देंगे। नेक्स्ट, कैश टीवी सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेल डिलीवरी गति कम करने के लिए, गलत हो जाएगा। कार्य प्रणाली को सरल और सकुशल बनाना, ये सत्य हो जाएगा। ले जाए वाले बैगों की संख्या को बढ़ाने के लिए, गलत। पोस्टेज शुल्क कम करने के लिए, रॉन्ग। आरएमएस के संबंध में निर्धारित ड्यूटी अवधि पूरी होने के बाद में ओवर टाइम ड्यूटी का आदेश जारी किया जा सकता है। डिविजनल हेड कर सकता है, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट कर सकता है, इंस्पेक्टर भी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डाक नियमावली खंड 5 के किस नियम में वापसी पत्र कार्यालय को परिभाषित किया गया? तो आरएलओ भाई साहब क्लोज नंबर 12 में है। कैश बैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैश बैग ड्यू बैग होते हैं? नहीं, अनयूजुअल बैग होते हैं। कैश बैग का इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस के बीच कैश भेजने के लिए किया जाता है, सत्य बात। आमतौर पर इन्हें अकाउंट बैग में, रजिस्टर बैग या ब्रांच ऑफिस बैग में रखकर भेजा जाता है, ये भी सत्य है। तो जो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैश बैग ड्यू बैग होते हैं। सही नहीं पूछा था। अकाउंट बैग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अकाउंट बैग का इस्तेमाल ऑफिस और उसके हेड ऑफिस के बीच कैश बैग, सामान, डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी, अकाउंट बैग खुला हो सकते हैं या पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस द्वारा तैयार किए गए मेल बैग में रखे जा सकते हैं, ये भी सत्य है। अकाउंट बैग ड्यू बैग होते हैं, बिल्कुल सत्य बात। अकाउंट बैग को बनाया ही जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं अपना पार्ट बी जीके। निम्न में से कौन से व्यक्ति हरित क्रांति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है एम एस स्वामीनाथन है। वर्गीज कुरियन डेयरी विकास से संबंधित है। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्न में से किससे ली गई? तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निम्न में से भारतीय संविधान के प्रस्तावना का अंश नहीं है। अखंडता भी है, पंथ निरपेक्षता भी है, लोकतंत्र भी है, साक्षरता नहीं है। साक्षरता जैसा कोई भी शब्द प्रस्तावना में नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल विकसित करने के लिए किन दो देशों ने संयुक्त उद्यम बनाया है? तो भारत और रशिया, यानी कि भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है। युद्ध के समय भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र दिया जाता है। प्रसिद्ध दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस नैतिक मूल्य को सही काम करना तब भी जब कोई देख न रहा हो के रूप में परिभाषित किया गया? वफादारी, पेशावर, सत्यनिष्ठा, समर्पण। तो इसका जो राइट आंसर सत्यनिष्ठा हो जाएगा। शासन में पारदर्शिता निम्नलिखित में किसे बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी गोपनीयता, ऑप्शन सी जवाबदेही, ऑप्शन डी भाई भतीजावाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाबदेही हो जाएगा। भारत ने अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 158वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई थी? ये क्वेश्चन आधिकारिक रूप से गलत है, क्योंकि भारत ने अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई थी। चलो फिर मैथ सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 41, दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले और उसके अंक दोनों के कुल अंकों का 56% थे। उन्हें कितने अंक मिले? मैं आपको 2-3 मेथड बताने वाला हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे किए जाते हैं। 56% में क्या आता है? 56% में 7 और 8 आता है। 7 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं होगा, तो जो आंसर होगा वो 7 से कटने वाला होगा। ऑप्शन ए 39 और 30 7 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन बी 41 और 32 7 से नहीं कट रहा है।
ऑप्शन सी 42, 7×42, ये ऑप्शन कट रहा है तो ये राइट आंसर हो सकता है। 43 और 34 ये भी 7 से नहीं कट रहे हैं। तो इस तरह अपन ने ऑप्शन से इसको सोल्व कर दिया। अब अपन वेरीफाई करते हैं क्या अपना आंसर सही हुआ। तो 42 और 33 का जो योग है वो अपना बन रहा है 75। क्वेश्चन में कहा है ये दोनों के कुल अंकों का 56% था। तो 75 42 इंटू में कर देंगे 100, 25 चुक 100, 25 या 75, 3 से काटा 14 या 42, 14 चुक 56, 56% बन रहा है, यानी कि अपना आंसर वेरीफाई हुआ है ना। अब इसको मेथड से सोल्व कराते हैं। उन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए कि दो छात्र में से ए और बी छात्र है, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक मिले। दोनों मान लो ए ने दोनों के कुल अंकों का 56% प्राप्त किया, तो बी ने दोनों के कुल अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया होगा। 100 में से 56 घटा देंगे तो ये आएगा अपना 44%। इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 14 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि जो इसका रेशियो निकल के आएगा 14 और 11 का आएगा। सवाल में बोला गया है कि एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, लेकिन यहाँ पे 11 से 3 यानी कि 3 रेशियो ज़्यादा मिले। सवाल में 9 यानी कि एक की वैल्यू 3 आ गई। बस वैल्यू निकाल लो, 14 की वैल्यू निकालेंगे, 14 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 42 आ जाएगा। 11 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 33 आ जाएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 42 33 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 34.80 रुपये में बेची जाती है तो 25% का नुकसान होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। 34.80 में बेचा होगा, 25% का नुकसान यानी कि 75% में बेचा होगा, तो 25 या 75, 100 की वैल्यू बची 25 चुक 100, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। 4 छंग 24 का 4, 11 चुक 44 हो तो 46, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46.40 हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 10% के नुकसान पर एक गाड़ी बेचता है। अगर वो दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी को 54,000 में बेचता है और उसे 20% का फायदा होता है तो गाड़ी की असली कीमत क्या है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। वस्तु 100 थी, 10% के नुकसान पर बेचा यानी कि 90 पर बेचा होगा। फिर अगर दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी को 20% का फायदा लेता है तो 90 का 20% आ जाएगा अपना 108, यानी कि उसने 108% में बेचा होगा। लेकिन दिया कितना है 54,000, 54,000 108% की वैल्यू होगी। 100 की निकाल लेनी है। 9 से काट दिया तो 12 बार में जाएगा, ये 9 छक 54 हो जाएगा, है ना। और 12 पंजे 60, यानी कि जो अपना जो आंसर निकल के आएगा वो 50,000 हो जाएगा। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 साल है। 40 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 साल है। जब 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो वैसे सब एवरेज 0.2 बढ़ जाता है, यानी कि अब 15.2 हो गया। सोचिए अगर ये 10 व्यक्ति 15 साल ही उम्र इनकी होती तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने सभी की 0.2 उम्र बढ़ा दी है। टोटल कितने व्यक्ति है 40 10 50, यानी 50 इंटू 0.2, तो यानी कि ये 10 एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, 10 ये एक्स्ट्रा लेके आए होंगे। चूँकि 10 लोग यहाँ पे अगर इनका एवरेज 15 है तो 150 तो ये लेके आए होंगे, प्लस 10 ये एक्स्ट्रा लेके आए हैं, इसी वजह से इन सभी का एवरेज 0.2 बढ़ा है। तो 150 प्लस 10 यानी कि 160 इनका योग हो जाएगा। पूछा है कि नए विद्यार्थी की औसत उम्र क्या है। नए विद्यार्थी 10 आए हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा 16 साल। 5% सालाना यानी 365 दिन साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई वह राशि क्या है जिस पर रोजाना 2 रुपये का ब्याज मिलता है। 5% की दर है,
₹2 का ब्याज मिला 365 दिन, यानी कि एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? तो ₹730 ब्याज मिल जाएगा, है ना। ₹730 ब्याज मिलेगा 5% की दर से एक साल में, है ना। डिवाइड कर लेंगे इसे, इंटू में लगा देंगे 100, 5 से काटा इसको तो ये आ जाएगा अपना 5 एकम 5, 24, 5 36, यानी 14,600 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर अपना 14,000। क्वेश्चन 46, ए एक काम को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में, सी 12 दिनों में, इनका एलसीएम आ जाएगा 72। तो इनकी एफिशिएंसी निकल के 24 तिया 72, 9 8 72, 12 6 72, एफिशिएंसी निकल के आएगी 3 8 6। सवाल में कहा है कि बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है। तो 3 दिन तक ये कितना काम कर देंगे? एक दिन में 8 से 14 काम करते हैं, 3 दिन में 42 वर्क कर देंगे। टोटल वर्क अपना 72 था। अब वर्क कितना बचा होगा? तो अब वर्क 30 बचा होगा, और बचा हुआ काम ए ने कितने दिनों में पूरा किया? तो ए ने एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम करने के लिए इसे 10 दिन लगेंगे। ए किसी काम को 15 दिनों में कर देगा, बी उसी काम को 20 दिनों में। अगर आप दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 या 60, यानी कि एक दिन में 7 काम करेंगे, 4 दिनों में 28 काम कर देंगे। कितना काम बचेगा? 32 काम बचा होगा। 32 काम बचा है किसका? 60 से। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, 15 चौक 60। जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8/15। 8/15। अगर 7 लोगों का परिवार 840 रुपये में 36 दिन गुजार सकता है तो 9 लोगों का परिवार 810 रुपये में कितने दिन गुजार सकता है? MDH फॉर्मूले से करेंगे इसको। MDH, 7 लोग हैं, 840 36 दिन में गुजार सकता है, तो 9 लोगों का परिवार कितने दिन लगाएंगे? 810, है ना। 1 0 से 1 0 गई, 7 से काटा तो ये 12 बार में जाएगा, और 12 तिया 36, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 से काटा तो 3 से 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 से 81 को जब काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 27 दिन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 10/18 डिवाइड करना है 10/9 से, तो ये पलट के 9/10 हो जाएगा। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से निकल के आया 1/2। 1/2 ना। सेकंड करते हैं। 4/6, 12 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 12 एक आ जाएगा, प्लस 1/6, ये निकल के आया 5/6। 1/2 को जब 5/6 से करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, सॉरी 6/5 हो जाएगा। 2 3 6, यहाँ से 3/5 निकल के आएगा ना। 3/5 आ गया, प्लस लगा देंगे। इसके बाद 9/3 को डिवाइड करना है 15/23 का 23/3 से। 23 से 23 गया, 3 5 15। 9/3 को डिवाइड करना है 5 से, तो ये पलट के 1/5 हो जाएगा। 3 3 9, तो ये 3/5 हो जाएगा। 3/5 और 3/5 6/5, तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो 6/5। क्वेश्चन नंबर 50 और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न। यदि ए का A% प्लस बी का B% इक्वल AB का 2% है, 3B का 2A का कितना प्रतिशत है? ए का A% प्लस बी का B% इक्वल टू AB का 2%। तो यहाँ से A² बन जाएगा, B² हो जाएगा, प्लस 2AB। A² प्लस B² 2AB माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आएगा A - B² का निकल के आएगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है
ए इज इक्वल टू बी ना, ए इज इक्वल टू बी कितना दिया है 3b 2a ना। क्वेश्चन में पूछा 3b 2a का कितना प्रतिशत है, 3b 2a का कितना प्रतिशत है, 2 से काटा 50 बार 50 दिया 150, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 150% हो जाएगा।